गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में इस वीडियो में हम लोग 2021 के पेपर की चर्चा करेंगे जो मेडल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पूछा गया है। एंड आई विल नॉट टेक मोर टाइम, वैसे भी मैं टाइम ज़्यादा लेता नहीं हूँ। सो वी विल स्टार्ट इन द सेक्शन ए। यू हैव टू सॉल्व टोटल 10 questions, total 10 questions. Each question will carry 12 marks and the total marks of this question will be 120. 120 नंबर का होगा, 120 मार्क्स का टोटल हो जाएगा और आपका जो वर्ड डिक्टेशन होगा 75 वर्ड्स होगा। 75 शब्द के 60 ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे। 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 1 आपका है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय देवदासी सिस्टम। देवदासी प्रथा क्या है? देवदासी प्रथा प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल और उसके बाद धीरे धीरे आधुनिक काल तक प्रचलित रहा। देवदासी प्रथा ये कहते हैं देवदासी मैरिड टू गॉड। देवदासी प्रथा जो है एक महत्वपूर्ण संस्थागत ढांचा है जिसके बारे में पहली बार जानकारी हमको पद्म पुराण में मिलता है। और अगर हम इपिग्राफिकल सोर्सेज में जाएं तो जो आपका रामनगर की गुफाएं हैं, रामगढ़ की गुफाएं हैं, उस गुफा में पहली बार हमको देवदासी प्रथा का साक्ष्य मिला है, जहाँ पे एक देवदत्त और सुतनका नामक देवदासी है, उनके बीच के प्रणय संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो वहाँ से देवदासी प्रथा कैसे चली, मंदिरों में कैसे कैसे इसका विकास हुआ और आगे चलकर किस तरह से इसमें कुरीतियाँ आई, भ्रष्टाचार आई और इसने सामाजिक ताना बाना को कैसे प्रभावित किया और उसके बाद मुथु लक्ष्मी स्वामी आदि के प्रयासों से कैसे देवदासी प्रथा समाप्त हुआ और उसके बाद जो वेज लेबर्स हैं, जो आपके पास सेक्स वर्कर्स हैं, उनमें कैसे कैसे यह किसी न किसी स्वरूप में काफ़ी लंबे समय तक चला और वर्तमान में भी बहुत सारे जो हैं वे इस सिस्टम से बाहर आने के बाद भी वो उनका आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रही। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हमने देवदासी प्रथा और गणिकाओं पे वीडियो बनाया है, उस पर देख लीजिएगा। चलिए, देवदासी प्रथा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय जंगम। जंगम से क्या समझते हैं? जंगम क्या है? जंगम जो है यह जो शैविज्म का जब विकास हुआ, शैव धर्म का विकास हुआ, तो शैव धर्म के कई संप्रदाय थे। तो शैव धर्म के कई संप्रदाय में एक संप्रदाय है जिसका नाम है आपका वीर शैव संप्रदाय। तो वीर शैव संप्रदाय के अनुयायियों को कहते हैं जंगम। जंगम का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ पर्सन हु इज मूवेबल, मतलब होता है चलता हुआ, ठीक है, चलता हुआ, चलायमान। तो ये एक ऐसी पद्धति है, ये ऐसे उनके फॉलोअर्स का ग्रुप था जो लोग जो शिवलिंग होता था उसको वो लोग चांदी के संपुट में रखकर ले चलते थे और उसको हमेशा अपने पास कैरी करते थे, हमेशा ले लेके चलते थे, घूमते थे और पूजा करते थे। इसीलिए इसे कहा गया है जंगम। ठीक है, तो जंगम बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये भी हमने पढ़ा है शैव धर्म में। अगर आप चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री को हो, चाहे मेडोल को हो, चाहे एंशिएंट हो, चाहे हिस्टोग्राफी को हो, चाहे आपको वर्ल्ड टोपोलॉजी जो भी हो, चाहे यूजीसी आप देते हो, अगर मैंने जितना भी पढ़ा है अगर आप उसको केवल बैठ के 2-3 घंटा रोज पढ़िए तो आपका एक भी क्वेश्चन जो होगा मिस नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ा है, सब क्वेश्चन वहीं से आएगा, फिर ही बता रहा हूँ। चलिए आगे चर्चा करेंगे। रहट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, रहट। रहट जो है यह प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक महत्वपूर्ण सिंचाई का एक माध्यम था। सिंचाई के माध्यम के रूप में प्राचीन काल में घटियंत्र का प्रयोग होता था, उसके जिसका उल्लेख हमको आपका हर्षचरित में मिलता है और इसके पहले अश्वचक्र मिलता था वैदिक काल में। मध्यकाल में आकर हमारे पास सिंचाई के माध्यम के रूप में रहट बड़ा फेमस हुआ, जिसके बारे में जानकारी हमको कई स्रोतों में प्राप्त हो रही है।
यहाँ तक कि आईने अकबरी में भी रहट का उल्लेख मिलता है। तो रहट कई जगह पर उल्लेख मिलता है। यह मध्यकाल में एक सिंचाई का मूल माध्यम था। ठीक है, इन सब पे विस्तृत जानकारी आपको वीडियो में मिलेगा हमारे। तो ओवरऑल आप यहाँ से भी देख सकते हैं रहट क्या है, किस तरह से इसका सिस्टम होता था। प्राचीन काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, अभी कुछ समय पहले भी देखे होंगे आप, जब बैलों के माध्यम से सिंचाई होती थी, और जब कुएं में एक व्हील होता था, और व्हील से एक रस्सी होती थी, और वो रस्सी जो होती थी वहाँ से आती थी, और एक बड़ा सा पॉट होता था जिससे वो लोग कुएं से पानी खींचते थे। बाहर से होते थे दो आपके बैल होते थे, वो बैल क्या करते थे, एक सरफेस पे कंटिन्यू आते जाते थे। उस सरफेस का होता था बड़ा गंदा हो जाता था ना, गोबर से उनके। तो उससे क्या होता, जब पानी ऊपर आता था तो पानी एक ये लोग कुंड बनाते थे, उसमें पानी डालते थे, वहाँ से पानी नाली से होकर आपके खेतों तक पहुँचती थी। हाँ, तो ये बहुत फेमस रहा है, अभी तक कुछ समय तक चल रहा था। बाद में धीरे धीरे ट्यूबवेल और अन्य जो वर्तमान माध्यम आ गए, उन लोगों ने इसका स्थान ले लिया। आइए नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय देशमुख। देशमुख से आप क्या समझते हैं? टर्मोलॉजी हमने लगभग इतिहास की पूरी टर्मोलॉजी पढ़ाई है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं देशमुख क्या है, उसके बाद सरदेशमुख क्या है, उसके चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है, इन सब के बारे में पूरा गुर्जा पट्टी क्या है, पिस्ता पट्टी क्या है, सारी चीज़ पढ़ाए हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको जो मराठा प्रशासन जब आप पढ़ते हैं, मराठा प्रशासन में ये कुछ ऐसे लोग होते थे जो अपने आप को मराठवाड़ा प्रदेश का पुश्तैनी अधिकारी मानते थे, और इसीलिए उन क्षेत्रों से ये लोग क्या करते थे, कर वसूल करते थे। बाद में शिवाजी जब आए तो शिवाजी ने क्या किया, इन पे बड़ा कंट्रोल किया। तो शिवाजी ने देशमुखों पे एक कर लगाया जिसका नाम है सरदेशमुखी, एक उन्होंने कर लगा दिया। ठीक है, सरदेशमुखी नामक कर लगा दिया। तो ये सब सिस्टम इनका अपना बड़ा फेमस सिस्टम रहा है। तो आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देशमुख, सरदेशमुखी ये सब कर है। अगला है मनसबदारी प्रथा। मनसब क्या है? मनसब क्या है? मतलब मनसबदारी प्रथा, मनसब क्या होता है? मनसब एक ओहदा है, मनसब एक पद है, कि मनसब एक प्रशासनिक ढांचा है? बताइए कि मनसबदार कौन होते हैं, मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से लिया गया? मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया से लिया गया, तो अकबर ने कब लागू किया? इसमें कितने प्रकार के मनसबदार होते हैं? हाँ, मनसब कैसे कैसे दिया जाता है, उसमें मसरूद क्या होता है, उसमें सीमाही जागीर क्या होता है, सिस्माही जागीर क्या होता है, इरमास क्या होता है, खुराकी फिलान क्या होता है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी कटौतियाँ हैं, इन सब के बारे में आपको बताना है। मनसबदारी व्यवस्था में मैंने वैज्ञानिक पढ़ा, याद रखिए मनसबदारी व्यवस्था 150 भी आ सकता है और मनसबदारी व्यवस्था 400 भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चर्चा करेंगे, आपका है अगेन द वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, तुर्कान-ए-चिहलगामी क्या है? तुर्कान-ए-चिहलगामी 40 अमीरों का दल जो है तुर्कान-ए-चिहलगामी क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है, इनके स्रोत क्या है, ताजुल मासिर उनके बारे में मिलता है, असम निजामी की जियाउद्दीन बर्मी से इनके बारे में जानकारी मिलती है, इसमें क्या सिस्टम है, कैसे काम करते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, इनका फॉर्मेशन में किया, बर्मन ने इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, उसे बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अल्तमगा जागीर क्या है? अल्तमगा जागीर जो है यह एक मुगल कालीन जागीर है, जो जिसमें कहा जाता है कि जब मुगल लोग एक ऐसी जागीरों पे एक अल्तमगा नाम की मुहर लगाते थे, इसीलिए इसका नाम हो गया था अल्तमगा जागीर, जो कि जहांगीर के समय बड़ा फेमस रहा, अल्तमगा जागीर। क्वेश्चन नंबर 8, अल्तमगा जागीर, इन सब पे भी आपको बहुत कुछ पढ़ाया मिलेगा। अगला है
पिटाड्यूरा से आप क्या समझते हैं? इसे कहते हैं पित्रादुरा, पित्रादुरा या कहीं कहीं लिखते हैं पित्रा, पित्रादुरा, पच्चीकारी, पित्रादुरा और पच्चीकारी। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, वो हमने इसको पढ़ा है, आप देख लीजिएगा इस्लामिक स्थापत्य कला में। व्हाट डू यू मीन पिटाडोरा? पिटाडोरा का जो पच्ची का प्रयोग हुआ है कहाँ हुआ है? तो पच्चीकारी क्या है, कच्चीकारी क्या है, आपका अरबैस्क शैली क्या है, हनीकोमिंग सिस्टम क्या है, उसके बाद आपका चारबाग शैली क्या है, चार मीनार शैली क्या है, ये इस्लामिक स्थापत्य कला में बुर्ज शैली क्या है, बुर्जी शैली क्या है, ये गुंबद शैली क्या है, सफीर शैली क्या है, ये मीनार शैली क्या है। तो इन सब पे अब हमने बेहतरीन आपको इस्लामिक स्थापत्य कला टर्म्स पढ़ा है, वहाँ से पढ़िए, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। ओके, ताजमहल इसका प्रयोग कहाँ हुआ? गोल गुंबद में भारत में सबसे पहली बार इसका प्रयोग कहाँ हुआ? उदयपुर के गोलमंडल में इसका प्रयोग हुआ है पिटाडोरा सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि आपका चारबाग शैली से आप क्या समझते हैं? चारबाग शैली इस्लामिक स्थापत्य कला में जो स्थापत्य ढांचे का विकास हुआ उसमें चार मीनार शैली, चारबाग शैली बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। जब ऐसी स्थापत्य संरचना जिसके चारों तरफ बगीचा बनाया जाता है उसे कहते हैं चारबाग शैली। ओके, तो चारबाग शैली, चार मीनार शैली, इन सबका पहली बार प्रयोग हमको सिकंदर लोदी के मकबरे में देखने को मिलता है, बाद में हुमायूं के, बाद में ताजमहल आदि हमको देखने को प्राप्त हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन? इसे कहते हैं शिक्षा का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन 1935 में लॉर्ड मैकाले का जो मैकाले मिनट्स आया था उसके बाद यह पद्धति आती है। इस पद्धति का बीजारोपण वहाँ होता है, लेकिन यह 1900 उसके बाद यह शिक्षा व्यवस्था लागू हो रही है जब ऑकलैंड आ रहे हैं, और उसके बाद यह व्यवस्था आगे चलती चली गई। 1854 में 1835 उसके बाद ऑकलैंड, उसके बाद 1854 में जब गुड डिस्पैच आता है तो वहाँ तक की व्यवस्था चलती है। उसमें किस तरह से शिक्षा उच्च वर्ग को देकर शिक्षा को ट्रांसपोलेट करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से शिक्षा को फिल्टर के माध्यम से शिक्षा को केवल ऊपरी स्तर तक रोकने का प्रयास किया गया, ये सब आपको बताना है। क्वेश्चन आ जाइए सेक्शन बी। टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2, टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2। मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन विल बी 20 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल आपका हो जाएगा 40 मार्क्स, 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। एंड वर्ल्ड लिमिटेशन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 150। यह 150 शब्द का आपका क्वेश्चन होगा, 15 से 18 लाइन के बीच में आपको लिखना होगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार आया हुआ है, ये कभी कभी 150 में आता है, कभी कभी 400 में आ सकता है। यह है आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत के बारे में बताइए। राइट नोट ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत जो आपका प्राइमरी मतलब आपका प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत कर लीजिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आपका प्राथमिक एवं द्वितीय, आजकल तो द्वितीयक स्रोत की बात की जाने लगी है। द्वितीयक स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत से क्या समझते हैं, क्या डिस्क्राइब कीजिए, या थ्रो लाइट ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री और मेथोडोलॉजी, कुछ भी हो जाए। तो आपको यहाँ पे
ये बताना है प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत क्या है, इसमें कौन कौन से स्रोत आते हैं। एक वीडियो में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, याद रखिएगा। इस बार में हमारा जहाँ तक आना है 400 में आपको या तो आएगा प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, या तो आएगा एक शोध प्रस्ताव बताइए, या तो आपको आएगा सबअल्टर्न या उपाश्रय इतिहास लेखन। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि चर्चा हम करेंगे आगे चल के कौन कौन से क्वेश्चन आपको हो सकते हैं इस बार में, ठीक है। तो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के बारे में बताइए। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह यदि उनको उसमें मिल नहीं पाया, मतलब लेकिन कि आपको प्रोबेबली बता दें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक जैसे मान लीजिए इसमें एक तो प्राथमिक आ गया, दूसरा क्वेश्चन आपको इतिहास से आ गया कि जागीरदारी संकट क्या है, जागीरदारी संकट क्या है, ठीक, जागीरदारी संकट के बारे में बताइए। ऐसे जो क्वेश्चन प्रोबेबल हो 150 वर्ड में हो सकता है। या पूछ लिया मुगल स्थापत्य कला, या पूछ लिया शाहजहां का काल स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से स्वर्णकाल था, या आपको पूछ दिया कि मुगलों की मध्य एशियाई नीति बताइए, या मुगलों की राजपूत नीति बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चन 1 विथ इंटरनल चॉइस, इसमें 3 क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक क्वेश्चन करना है। टोटल क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा आपका 40 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब है टोटल मार्क्स भी 40 हो जाएगा, 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। और वर्ड लिमिटेशन इसके लिए हो जाएगा आपका 400 वर्ड्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि शेरशाह सूरी का भू राजस्व सुधार में क्या योगदान था। तो आपको हो जाएगा राइट नोट ऑन द रिफॉर्मेशन इन रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह सूरी। तो रेवेन्यू सिस्टम में मतलब आपका हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था में शेरशाह सूरी की भूमिका का योगदान कुछ दिया जाए, या हो सकता है शेरशाह सूरी अकबर का अग्रगामी था, इसके बारे में बताइए, ठीक। तो कुछ भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको मिल नहीं पाया है तो हम आपको एक प्रोबेबल क्वेश्चन बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है मुगलों की दक्षिण नीति का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द सदर्न साउथ इंडियन या सदर्न पॉलिसी ऑफ मुगलों की दक्षिण नीति का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्ट है जो आया हुआ है वो चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह है अपने शोध विषय से संबंधित शोध प्रारूप के बारे में लिखिए। तो एक आपका शोध का प्रारूप जो होता है, एक रिसर्च जो डिसर्टेशन होता है, एक जो सिनॉप्सिस होता है, वो आपको लिखना है। कैसे लिखा था, क्या लिखा जाता है, इस पर एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा और उसको आप लिख दीजिएगा। और अगर जरूरत होगी तो मैं आपको सिनॉप्सिस भी अवेलेबल करा दूंगा, आप उसको लिख सकते हैं। चलिए अगला लिखते हैं। अपनी शोध विषय से संबंधित शोध प्रारूप लिखिए। तो एक शोध प्रारूप आप हमेशा याद करके रखिए, याद करके उसको सिस्टमेटिक लिखे रहिए। कभी भी आ सकता है एक शोध प्रारूप आपका, और दूसरा क्वेश्चन आपका प्राथमिक और द्वितीयक शोध कभी भी पूछ सकता है। ये आएगा तो हमेशा 400 वर्ड का क्वेश्चन आएगा, तो वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आपको हमेशा इसको रेडी रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शोध विषय से संबंधित, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो
ओवरऑल आपके इतने क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे 2022 और 2023 क्वेश्चन की, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।